गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि आज हम सॉल्यूशन यूनिट के नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुए और इस लेक्चर में आज हम कुछ नया सीखेंगे, जिनमें हम सीखेंगे कि हम हेनरी का जो नियम होता है, जिनका नाम जोसेफ हेनरी था, उनके द्वारा दिया गया नियम जिसको हेनरी का नियम कहते हैं, उसका हमारे दैनिक जीवन में यूज़ क्या होता है, क्या उनके अनुप्रयोग होते हैं, क्या उनकी सीमाएं होती हैं। और आने वाले नए टॉपिक के साथ जरा विलियन पढ़ेंगे अपन। तो आइए समझते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम समझा चुके थे कि आखिर हेनरी का नियम क्या था, तो सिंपल सा एक रिवाइज कर देते हैं। हमने बताया था कि हेनरी के नियम के बारे में, ये हेनरी के नियम का मतलब ये होता है कि यदि जो हमारा किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उस गैस के मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती होता है। बोला यही था कि स्थिर ताप पर हेनरी के नियमानुसार किसी भी गैस का जो दाब होता है वो उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे हम बोलते थे हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम समझ चुके थे अपन कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं और उसकी सीमाएं क्या होती हैं। आइए पहले जानते हैं कि हेनरी के अनुप्रयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हेनरी का हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हेनरी के नियम से बताया जाता है कि हम किस प्रकार से किसी गैस को हम किसी भी विलायक बोले तो द्रव में विलय करते हैं। आइए जानते हैं। तो मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने देखा है कि सबसे पहले बात करेंगे हम पहले अनुप्रयोग की। और पहला अनुप्रयोग बताता है कि अगर हम सोडा वाटर का निर्माण करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बोला था हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम जल में घोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम जल में विलय करेंगे तो हमारा सोडा वाटर का निर्माण होगा। वो भी एक हेनरी के नियम से होता है। इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को हम जल में विलय करते हैं। तो मैन डिपेंड होता है, लिखा भी है कि जब सोडा वाटर एवं शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद करना, ये हमारा कहलाता है हेनरी का पहला अनुप्रयोग। माने कि अगर हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बात कर लें या सोडा वाटर की बात कर लें, अगर सोडा वाटर को बनाना होगा तो उसको बनाने के लिए जो बोतल होती है, पूरा हम डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम सोडा वाटर का निर्माण करते हैं। आइए फिर बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से सोडा वाटर का निर्माण करते हैं। तो सोडा वाटर निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है, जिसको हम जल में विलय करते हैं। और विलय का पूरा एक प्रोसेस होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है, उसे किसी के माध्यम से हम दाब मापी के देखते हुए उस गैस को हम जल में क्या करते हैं, विलय करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, तो दाब के अकॉर्डिंग। अगर हम दाब बढ़ाते जाएंगे तो हम जानते हैं हमारे अंदर जो जल है उस जल के अंदर गैस की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता बढ़ती जाएगी। और दाब कम करेंगे तो विलयता का मान भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल के लिए कोल्ड ड्रिंक भी लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक का जो दाब है यानी CO2 + H2 मिला हुआ है, और जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है उसमें जो मेन रोल होता है वो उसका कैप का होता है। अगर उस कैप को हटा दिया जाए तो कैप हटाने के पश्चात आप देखते क्या हो कि उसमें जो हमारी विलय की विलयता, जो गैस था हमारा विलय जो उसमें उपस्थित थी, वो उपस्थित इसलिए थी क्योंकि वहां पर कैप के माध्यम से दाब लगता था और दाब बना रहता उसके अंदर। और दाब था जब तक हमारी गैस की विलयता उस जल के अंदर उपस्थित थी। और जैसे ही आपने कैप हटाया होगा तो वहां से कैप हटाने पर दाब के मान में कमी आएगी, और दाब के मान में कमी आएगी तो हमारी गैस की विलयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके पश्चात क्या होता है, कुछ समय पश्चात देखते हैं क्या है कि कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने पर अगर आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो वहां पर गैस की विलयता कम होने के कारण कोल्ड ड्रिंक में आपको CO2 नहीं मिलेगी, नॉर्मल जल लगेगा जब पिएंगे आप। तो वही कंडीशन यहाँ भी है कि दाब अगर होगा तो ही गैस की विलयता बढ़ेगी, दाब नहीं होगा गैस की विलयता नहीं बढ़ेगी। तो यही हमारे हेनरी ने समझाया था कि किसी भी गैस का अगर हम दाब की बात करेंगे तो वो है उसकी मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, यानी मात्रा के समानुपाती होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं P = W, कि अगर आपने किसी गैस की मात्रा बढ़ाना होगा तो वहां पर दाब को बढ़ाना होगा। मात्रा कम करेंगे तो दाब भी कम होगा, और डिपेंड करता है मात्रा किस पर, उसके दाब पर। तो आइए समझते हैं सेकंड अनुप्रयोग क्या कहता है। तो सेकंड अनुप्रयोग कहता है कि यदि हमारा जो गोताखोर होता है तो समुद्र में जाता है, समुद्र पर करता है। आइए जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई समुद्र बनाया है, इस तरीके से मैंने, ये समुद्र की सतह है हमारी। सपोज करो यहाँ पर हमारा कोई गोताखोर सतह पर है
और सतह पर है ये सपोज करो हमारा क्या है एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं हम वायुमंडलीय दाब। यहाँ से हमारा इस गोताखोर पर इतना वायुमंडलीय दाब वार करता है, लेकिन देखते क्या हो गोताखोर है वो समुद्र का वर्ग होता है और समुद्र कहाँ पर सतह पर जाते हैं, सतह पर होते हैं, कहाँ जाते हैं सतह के नीचे पहुँचते हैं। जैसे ही भाई गोताखोर नीचे आता है सपोज करो गोताखोर हमारा यहाँ आया तो हम देखते क्या है अभी दाब इतना लग रहा था, अब दाब में क्या हुई वृद्धि हुई, अब जल भी क्या होगा दाब लगाएगा। और हम जानते हैं जब गोताखोर सतह पर था तो पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण जा रहा था वो घुल रहा था, लेकिन जैसे ही क्या देखा कि यहाँ पर दाब की मात्रा ज़्यादा हुई यानी दाब बढ़ा तो वहाँ पर उसमें के अंदर गैस की विलेयता भी क्या हो जाएगी अधिक बढ़ जाएगी और अधिक बढ़ जाएगी। फिर जैसे ही हमारा गोताखोर ऊपर आता है, जैसे ही हमारा गोताखोर ऊपर आता है तो ऊपर आने के पश्चात उसको बहुत अधिक पीड़ा होती है, बहुत अधिक दर्द का अनुभव करता है और साथ ही साथ जो उसके अंदर गैस विलय हो जाती है। अब ऊपर आएगा तो गैस की विलयता एकदम कम होगी क्योंकि दाब में क्या ही फिर से कमी आना शुरू हुई और दाब कम होगा तो हम जानते हैं गैस की विलयता भी क्या होगी कम होगी। और जैसी विलयता कम होगी यानी गैस निकलना प्रारंभ करेगी तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ आप जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रुधिर में प्रत्येक जहाँ जहाँ हमारा रुधिर उपस्थित होता है प्रत्येक भाग में हमारा ऑक्सीजन विलय हो जाएगी, गैस विलय हो जाएगी हमारी। जब विलय हो जाएगी तो वहाँ से निकलना प्रारंभ करेगी क्योंकि दाब में क्या आई एकदम फिर से कमी होना शुरू हुई। जब दाब में कमी हुई तो गैस की विलयता में भी कमी आएगी। जब गैस हमारी निकलना प्रारंभ करेगी तो जहाँ जहाँ गैस उपस्थित होगी वहीं से निकलना प्रारंभ करेगी और निकलना प्रारंभ करेगी तो हमारी कोशिकाएं डैमेज करेगी और जहाँ से निकलेगी इसी कारण वहाँ से निकलने के पश्चात हमारा गोताखोर होता है और ऊपर आते आते इतना दर्द का अनुभव करता है, बहुत पीड़ा होती है, साथ ही साथ वह लहू लुहान हो जाया करता है जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं बेंट्स के नाम से जानते हैं, बेंट्स बीमारी के नाम से जानते हैं। तो इसके पश्चात बहुत से गोताखोर इस बीमारी से ऊपर आते आते मर जाया करते थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। तो इसके बचाव के लिए हैंडी के नियम का प्रयोग करने लगे कि अगर हम इस सिलेंडर में अगर हम 11 से 12% हीलियम गैस मिला देंगे तो हीलियम गैस मिलाने के पश्चात जब गोताखोर जब ये श्वसन क्रिया करेंगे, श्वसन क्रिया के पश्चात जब हीलियम गैस अंदर जाएगी तो हीलियम गैस जो है वो हमारी रुधिर के प्रति अक्रिय होती है यानी विलय नहीं होती, अघुलनशील होती है, जिसके पश्चात वह बाहर नहीं निकलती और हमारे गोताखोर अब वर्तमान में बच जाया करते हैं। तो मेन कंडीशन यही आई कि इससे पहले जो गोताखोर थे वो अधिकांश गोताखोर समुद्र में जाने के पश्चात ऊपर आते थे तो उनका मरना निश्चित हो जाता था क्योंकि बेट्स नामक चिकित्सक बीमारी के माध्यम से उनकी मृत्यु होना निश्चित थी क्योंकि उनके दाब में एकदम पहले वृद्धि होती है फिर ऊपर आते आते कमी होती है। और आप जानते हैं दाब में वृद्धि हो या कमी हो तो उसकी गैस की मात्रा या गैस के मॉडल्स में क्या आता परिवर्तन आता है, जो कि हमारे हैंडी ने समझाया। तो बात समझ में आया, इसलिए हमने लिखवाया है, समझते हैं क्या लिखा है अपन लोगों ने, समझिए ध्यान से। बोला हमने क्या कि गोताखोर जब समुद्र की सतह पर होता है यहाँ पर है तब वह आसानी से सांस लेते हैं। ऊपर होगा तो दाब लगेगा तो आसानी से वो सांस ले लेंगे, ठीक है ना। परंतु गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब का और गैसों को अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। और जब नीचे जाएंगे तो दाब में क्या हुई वृद्धि हुई तो गैसों की घुलनशीलता क्या हो जाएगी उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो सांस लेने में क्या होगी प्रॉब्लम होगी। आगे देखिए उसके बाद कह रहा है क्योंकि अधिक बाहरी दाब के कारण, जब दाब इतना था अब एक्स्ट्रा दाब लगा, बाहरी दाब और लग गया तो क्या हुआ कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस, बात कर रहे हैं ये चीज हम, वायुमंडलीय गैस की विलयता क्या हो जाती है रुधिर में अधिक हो जाती है, माने अधिक रुधिर में विलय हो जाती है। जब विलय हो जाएगी तो और जब गोताखोर समुद्र की सतह पर आता है, जब ऊपर आता है, बोला हमने क्या था कि जब ऐसे ऊपर आएगा तो ऊपर आने पर क्या होगा दाब में कमी आएगी। तो देखो ध्यान से ऊपर आने पर क्या होगा दाब धीरे धीरे कम होने लगता है जिससे विलय गैस था वह विलय गैस कम होने लगता है, जिसके पश्चात रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले क्या होते हैं बनने लगते हैं। जो हमारे अंदर जो नाइट्रोजन गैस थी ऑक्सीजन गैस थी इनका मिश्रण अंदर गया था तो नाइट्रोजन के बुलबुले क्या होंगे बुलबुले क्या होने लगते हैं बनने लगते हैं। और बनने लगने के पश्चात क्या होता है जो कि कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न कर देते हैं। कोशिका कौन सी रुधिर कोशिकाएं हमारी जो अंदर हैं उनमें रुकावट उत्पन्न कर देते हैं, वहीं से निकलना प्रारंभ कर देते हैं हमारी गैस और निकलेगी तो हमारा पूरा शरीर का शरीर
क्या हो जाएगा, लहू लोहान हो जाएगा, जिससे उस गोताखोर की मृत्यु होना निश्चित है। और आते आते उसको इतनी पीड़ा होगी, इतना दर्द होगा ताकि उसको सहन नहीं कर पाएगा और ऊपर आते आते उसकी मृत्यु होना निश्चित होगी। आगे देखो उसके बाद कि बोला हमने क्या कि इसको चिकित्सक भाषा में क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। अब आगे सुनेंगे उसके बाद बैंड्स कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, गोताखोर सतह पर आते आते बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं और शरीर एकदम बिल्कुल, शरीर की बात करेंगे, लहू लुहान हो जाता था, जिससे गोताखोर पर जान भी जा सकती है, माने गोताखोर की जान चली जाती है। अब इसके बचाव के लिए हेनरी ने समझाया कि अगर आपको बचाना है गोताखोरों को तो क्या करना है। इसके बचाव के लिए गोताखोर के सिलेंडर में लगभग, बोला हमने क्या, 12% हीलियम और 56% नाइट्रोजन एवं 32% ऑक्सीजन का मिश्रण भर लेते हैं। मिश्रण भरने के बाद जो सिलेंडर अब लगाते हैं गोताखोर हैं, तो क्या होता, क्योंकि हीलियम गैस विलयन को कम कर देती है, अर्थात वह रुधिर में विलय नहीं होती, अविलय होती है, जिससे अब रुधिर में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता। अब हमारे गोताखोर जो ऊपर आते हैं तो आसानी से आ जाते हैं, तो उनको दर्द का अनुभव भी नहीं होता और उनकी मृत्यु भी नहीं होती। तो सेकंड अनुप्रयोग समझ सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर होता क्या है। तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग था कि गोताखोर किस तरीके से पहले मरा करते थे, लेकिन अब हेनरी के अनुसार समझाया गया कि आखिर में दाब में परिवर्तन आता है। दाब में परिवर्तन आता है तो उस गैस की मात्रा परिवर्तन आता है, जिसके कारण यहाँ पर दाब में परिवर्तन होने पर गैस की मात्रा परिवर्तन आता है, जिससे क्या होता है कि गैस की मात्रा उसके अंदर अधिक विलय हो जाती है। इसीलिए बचाव के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि अगर आपको बचाना है इनको तो सबसे पहले करना क्या होता है कि सबसे पहले अपन को हीलियम मिलाना होती है उनके सिलेंडरों में, जो कि 11 से 12% तक होती है। दूसरा हमारा पदार्थ जो है वो जो नाइट्रोजन गैस है वो 56% होती है। इसके बाद जो हमारा होता है 32% क्या होती है, ऑक्सीजन। इन सब का मिश्रण भरने पर सिलेंडर में हम गोताखोर को इस बीमारी से, बैंड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं थर्ड अनुप्रयोग क्या कहता है। तीसरा अनुप्रयोग समझेंगे अपन ध्यान से कि तीसरा क्या कहता है। अब समझते हैं इसको, क्या यहाँ अनुप्रयोग कहाँ यूज कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, तो सुनेंगे। जो अधिक ऊंचाई पर भी बोले तो पर्वतरोही, जो पर्वत पे लोग रहते हैं, माने पर्वत माने ऊंचाई पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, लद्दाख की बात करें, लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, तो लद्दाख जब ऊंचाई पर होगा, लद्दाख की बात कर लेते हैं। सपोज करो ये हम इस तरीके बना लेते हैं, ये हमारी सतह है जहाँ हम रह रहे हैं, और ये क्या है, लद्दाख का ऊपर का पोजीशन है। जो पर्वतरोही मतलब पर्वत पर रहने वाले लोग, तो क्या देखते हो कि यहाँ पर समझने के लिए फिर देखें एक बार और, यहाँ पर बना लेते हैं हम एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर सतह मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, पहाड़ है। यहाँ पर सपोज करो लद्दाख के लोग रहते हैं, ये लद्दाख है हमारा, सतह पर मान लो हम रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर लग रहा है, तो हम पर्याप्त मात्रा में अपने अंदर ऑक्सीजन विलय कर पा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि अगर आप लद्दाख घूमने गए तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो दाब में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। दाब में कमी होगी तो हम जानते क्या, दाब इतना बचेगा हमारा, दाब इतना लगेगा, तो हम जानते हैं कि जब दाब इतना लगेगा यानी दाब में कमी आई तो हमारे अंदर गैस की विलयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब गैस की विलयता कम हो जाएगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, यानी सांस की बीमारी होगी, हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं होगा, मानसिक बीमार हो जाएंगे हम, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अंदर हमारे अंदर गैस विलय नहीं हो पा रही। कारण इसका क्या, कारण यही है कि हमारा दाब जो है वो क्या हो रहा, कम हो रहा। और हेनरी ने कहा था अगर दाब में चेंजिंग आएगी तो गैस की मात्रा में भी क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। तो दाब कम होने के कारण ही हमारे अंदर गैस की विलयता भी कम होगी। यही कारण है कि लद्दाख में लोग रहते हैं, उनकी सांस की बीमारी होती है, दुर्बल शरीर से होते हैं और कुछ मानसिक प्रॉब्लम होती है, कारण यही होता है। इसलिए इसको हम मेडिकल लैंग्वेज की बात करें, चिकित्सक भाषा में बात करें तो एनॉक्सिया के नाम से जानते हैं, इसको मेडिकल में बोलते हैं कि जहां पर गैस की विलयता कम होती किसी की बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हम एनॉक्सिया नामक बीमारी से जानते हैं कि उसको एनॉक्सिया की शिकायत है। तो हम बात करेंगे आखिर ऐसा क्या। ये दूसरा एग्जाम्पल भी देखा होगा आपने कि अगर यदि कभी आप घूमने जाएं या कभी दर्शन करने जाते हैं लोग, केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं, तो वहाँ भी लोग जब जाते हैं तो केदारनाथ बद्रीनाथ क्या है, बहुत ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर है तो देखा होगा कि आप लोगों ने कि जो जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उनको सांस की बीमारी पहले से होती है, बड़े सोच समझ के जाते हैं, क्योंकि और प्लस अपने मेडिसिन साथ में लेके जाते हैं ताकि वहाँ उनको इसका सामना करना पड़ता है। आखिर ले क्यों जाते हैं मेडिसिन वगैरह वो, क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले से सांस की बीमारी होती है। और जैसे ही जब ऊपर केदारनाथ पे जाएंगे
या बद्रीनाथ में जाएंगे तो दाब में क्या आएगी, एकदम कमी आएगी, और दाब में कमी आएगी तो उनके अंदर जो गैस की विलेयता की जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, विलेयता कम हो जाएगी गैस की, उनको सांस में दिक्कत और होती है। इसलिए आपने देखा क्या होगा, जो लद्दाख घूमने जाते हैं या जो और ऊंचाई पर जाते हैं घूमने के लिए, कभी भी वो कंटिन्यू जाएंगे और हाल का रिटर्न नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाता है और तुरंत रिटर्न करता है तो उसका 100% मृत्यु होना निश्चित हो जाती है, क्योंकि उसकी जो दाब में परिवर्तन आएगा वो एकदम डिसबैलेंस हो जाएगा, एकदम दाब में कमी आएगी, रिटर्न करता है तो वृद्धि होगी, जिससे उसकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी, और बैलेंस नहीं होगी तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है, जो कि बताया हमारे हेनरी ने। तो अब मालूम चला होगा आप लोगों को कि आखिर में केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर जो सांस की बीमारी के रोगी होते हैं वो मेडिसिन लेके क्यों जाते हैं, बड़े सावधानी क्यों बरतते हैं, और जाने में लोग हिचकिचाते क्यों हैं, क्योंकि वो कंडीशन यही आती है कि वहां पर दाब में कमी होने के कारण वहां पर गैस की विलेयता भी हमारे अंदर कम होगी, और कम होगी तो हम सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे हम क्या होंगे, एनॉक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, जिसको हम लिखते हैं चिकित्सक भाषा में एनॉक्सिया नामक बीमारी से जानते। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारे हेनरी के अनुप्रयोग समझ में आए होंगे कि पहला सोडा वाटर के निर्माण में करते हैं हेनरी का नियम, दूसरा बोला हमने कि गोताखोर की प्रोसेस में करते हैं, गोताखोर सतह पर होते हैं तब क्या होता, नीचे जाते तब क्या होता, जब ऊपर आते हैं तब क्या होता, तो प्रोसेस होते हैं हमारी ये हेनरी नियम द्वारा समझाया गया। थर्ड अनुप्रयोग हमारा था वो था कि पर्वत रोगी होते हैं, जो पर्वत में रहने वाले लोग होते हैं, जो ऊपर निवास करने वाले लोग होते हैं, तो वहां पर भी उनके अंदर सांस की बीमारी क्यों होती है, क्योंकि उनकी श्वसन क्रिया में जो सांस ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, उस गैस की विलेयता में क्या आती, कमी आती, कमी का कारण यही होता क्योंकि वहां पर दाब क्या जाता है, कम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको तीनों अनुप्रयोग समझ में आए होंगे। इसके बाद समझते हैं अपन लोग हेनरी की सीमाएं क्या होती है, कहां कहां हेनरी का नियम लागू नहीं होता और आखिर क्यों लागू नहीं होता, समझते हैं। आइए इसको अगर आपको लिखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा दें हम। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए मिटाते हैं इसको। लिखा एडवांस इसलिए था पहले मैंने इसको, ताकि ये लिखते तो काफी समझ आता, तो बेहतर है कि इसको लिख लिया था पहले से ताकि आप समझ पाए इसको कि किस तरीके से इसको फास्टली हम समझा पाए। आइए समझते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, समझते हैं कि सीमाएं क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं सीमाएं माइनस बॉन्डिंग, कहाँ कहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो सबसे पहला सीमा कहती है हमारी, पहली सीमा ये कहती है कि जो हमारा जो विलियन है उस विलियन के लिए हमारा ताप है, जो ताप हमारा है वो निम्न नहीं होना चाहिए। पहला बोला कि ताप जो है वह निम्न नहीं होना चाहिए। जो ताप टेम्परेचर हमारा है वो निम्न माने लो नहीं होना चाहिए, स्थिर ताप पर नियम काम करता है हमारा हेनरी का। अगर ताप आपने लो कर दिया तो वहां पर गैस की विलेयता हमारी पर्याप्त मात्रा में विलय नहीं होगी, अर्थात वहां पर हमारा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो पहला बोला कि किसी भी गैस द्रव विलयन के लिए ताप अगर हमारा निम्न है तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो सबसे पहली सीमा हमारी बाउंडेशन जो है वहां पर यही आई कि विलयन का ताप निम्न नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड की। अब सेकंड बोला कि जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है वो एकदम उच्च भी नहीं होना चाहिए, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। माने दाब भी जो है हमारा वो हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, मीडियम प्रेशर रहेगा हमारा, ना लो रहेगा ना ज़्यादा बहुत हाई रहेगा, मीडियम रहेगा। तो दाब हमारा उच्च नहीं होना चाहिए। अगर किसी गैस द्रव विलयन के लिए दाब हमारा उच्च है या हाई प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारा हेनरी नियम फॉलो नहीं होगा। तो वो कहलाएगा हमारा सेकंड सीमा किसकी, हेनरी की। कि बोला उसने यही है कि दाब किसी भी द्रव गैस द्रव विलयन के लिए उच्च नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड हमारा सीमा जो है वो कहती है क्या कि हम उस गैस द्रव, बोला हमने क्या था कि गैस प्लस द्रव, हम पढ़ते हैं, हम बात भी कर रहे हैं द्रव्य विलयन की जहां विलायक द्रवी होता है हमारा। तो जब किसी गैस को द्रव में मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने कहा था CO2 को मिलाते हैं हम H2O में, तो अब ऐसा गैस द्रव माने ऐसा गैस विलय हो जिसको द्रव में मिलाएंगे हम, तो द्रव में मिलाने पर वह हमारी जो है
वह हमारी क्रिया तो करेगी लेकिन वो क्रिया नहीं करती है, वो घुलनशील जो इसके अंदर है वो केवल दाब का रीजन है। अगर जब तक दाब है तो वो जल से क्रिया करेगी तो बनाएगा हमारा H2CO3, लेकिन जैसे ही दाब हटाएंगे फट से टूट जाएगा हमारा, रिवर्स में बना लेगा फिर से हमारा क्या CO2 प्लस H2O। मतलब क्या कि अगर दाब है, यदि दाब है इस दोनों में प्रेशर लगा रहे हो तो ये बनाता है कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जैसे ही दाब में क्या आई कमी आई, दाब हटा तो फिर से क्या बन जाएगा हमारा CO2 प्लस H2O। इसका मतलब क्या कि ये विलय जो गैस है और जो द्रव हमारा H2O है, केवल इन पर ही हमारा हेनरी का नियम लागू होता है। अर्थात जहां विलय और विलायक क्रिया नहीं करते वहीं पर हेनरी का नियम लागू होता है, और जहां विलय विलायक क्रिया करते हैं तो वहां पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। तो बोला हमने यही है कि किसी गैस प्लस द्रव विलयन जो क्रिया कर लेते हैं वहां हेनरी का नियम लागू नहीं होता। मतलब क्या कि जहां पर गैस हमारा विलय है और द्रव हमारा क्या है विलायक है, और जहां पर हमारा गैस विलय हो विलायक हमारा द्रव हो तो बनता तो हमारा गैस द्रव विलयन ही है। लेकिन यदि हमने ऐसा मिश्रण लिया और मिश्रण लेने के बाद अगर उस मिश्रण ने क्रिया कर ली तो वहां पर हमारा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, और ऐसा मिश्रण लेंगे जहां पर विलय और विलायक अभिक्रिया ना करें तो वहां पर हमारा हेनरी का नियम लागू हो जाता है, और क्रिया कर लेते हैं तो हेनरी का नियम लागू नहीं होता। ये लिखवाया है गैस द्रव विलयन जो क्रिया कर लेते हैं वहां हेनरी का नियम लागू नहीं होता, जो क्रिया नहीं करते हैं तो वहां पर हेनरी का नियम लागू होता है। तो ये हमारी सीमाएं थी, तो आप जान पाए हो कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो आइए समझ चुके हैं हम, इससे पहले समझाया था हेनरी नियम क्या था, फिर हमने बात करी हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या थे, अब बात करी हमने हेनरी नियम की सीमाएं क्या थी। अब बात करते हैं हम गैस द्रव समझ चुके हैं, अब बात सेकंड विलयन की आती है जो हमारा था द्रव विलयन। कि द्रव विलयन क्या होता है, आइए हम समझते हैं, अगले विलयन की ओर चलते हैं। इसका नाम है द्रव विलयन, और आप जानते हो कि द्रव विलयन में होता क्या है, जहां पर द्रव प्लस द्रव विलयन, द्रव प्लस द्रव विलयन की बात करेंगे हम। तो द्रव विलयन की जब बात करें इसका मतलब ये था कि यहां पर जो विलय है वो भी द्रव है, और जो विलायक है वो भी क्या हमारा द्रव है। और जब विलय और विलायक दोनों द्रव हो तो वो कहलाते हैं द्रव विलयन, और ये कहलाते हैं द्रवी विलयन। तो बात कर लेते हैं हम द्रव विलयन में विलय विलायक की बात करें, जहाँ विलय और विलायक दोनों किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में होते हैं, तो ऐसे में कहलाते हैं द्रव विलयन। और इस प्रकार के विलयन को हमें अध्ययन करना हो जहाँ विलय भी द्रव हो विलायक भी द्रव हो, तो वहां समझते हैं हम राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम समझेंगे। राउल्ट का नियम क्या कहता है, तो राउल्ट के नियम ही जो होता है हमारा वही समझाता है कि द्रव विलयन किस प्रकार से बनते हैं और क्या कंडीशन होती बनने की, क्या इनके अनुप्रयोग होते हैं, क्या इनकी सीमाएं होती हैं, और कैसे समझते हैं कि राउल्ट का नियम कहाँ लागू होता है। तो आइए जानते हैं राउल्ट का नियम। जानने से पहले हम समझते हैं, क्योंकि राउल्ट का नियम डिपेंड करता है द्रव पर, और द्रव को समझने के लिए हम समझेंगे पहले सबसे पहले द्रव का वाष्प दाब। द्रव का साम्य वाष्प दाब, क्योंकि बगैर वाष्प दाब के हम समझ नहीं पाएंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो समझेंगे पहले कि वाष्प दाब या साम्य वाष्प दाब होता क्या किसी द्रव का। मान लेते हैं कि मैंने एक पात्र लिया, पात्र लिया और इस पात्र में भर लिया द्रव। क्या भर लिया? द्रव भर लिया। इस पात्र में लिया द्रव, और इस पात्र को किसी एक माध्यम से क्या करते हैं, ढक देते हैं। ढक दिया मैंने। अब हम जानते हैं द्रव होगा तो द्रव वाष्पित तो होगा ही होगा, तो वाष्पित होगा तो इसकी वाष्प बनती है।
अब इसकी जब वाष्प बनेगी तो वाष्प यहाँ पर क्या होगी, एकत्र हो जाएगी। जब वाष्प एकत्र हो जाएगी और जब ये वाष्प पुनः द्रव में कन्वर्ट कब होगी, तो हम जानते हैं जब होगी जब इन दोनों में साम्य स्थापित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस प्रकार की अभिक्रिया हो जाने लगी। माने यहाँ से द्रव का वाष्प कन्वर्जन और वाष्प का पुनः द्रव में, तो जब ऐसा हो तो वो कहलाता है साम्यावस्था। तो जब द्रव का वाष्प में और वाष्प का द्रव में कन्वर्जन हो जाएगा तो वहां पर अवस्था जो आएगी वो कहलाएगी साम्यावस्था। जब दाब हमारा वाष्प जो हमारी वाष्प है जब ज्यादा बन जाएगी तो हम जानते क्या है, तो अब ये वाष्प क्या करेगी, किसकी सतह पर क्या डालेगी, दाब डालना शुरू कर देगी। कौन, ये वाष्प जो है वो कहाँ डालेगी, सतह पर, जो द्रव भरा हुआ है इसकी सतह पर दाब डालना प्रारंभ कर देगी और वही दाब कहलाएगा हमारा वाष्प दाब। अब लैंग्वेज समझने वाले अच्छे से समझेंगे कि जब किसी द्रव, ये द्रव हमारे पास है, जब किसी द्रव की वाष्प, ये द्रव है इसकी वाष्प ये है, जब किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की साम्यावस्था पर डाला गया दाब, कहां पर डाला, सतह पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। बात सुनना फिर से एक बार और, ये द्रव तो हमारा ये है, द्रव से क्या बनी वाष्प, और जब अवस्था साम्यावस्था आई तो ये वाष्प क्या कर रही, दाब डाल रही है। किस पर डाल रही है, द्रव की सतह पर डाल रही है। कौन डाल रही है दाब, वाष्प डाल रही है। तो बोला वाष्प दाब, माने वाष्प दाब, वाष्प द्वारा डाला गया दाब कहां पर, द्रव की सतह पर, कब, साम्यावस्था पर, तो वो कहलाता है साम्य वाष्प दाब। तो किसी भी द्रव की या जब कोई द्रव की वाष्प उस द्रव की साम्यावस्था पर सतह पर डाली गई दाब को उस द्रव का बोलते हैं वाष्प दाब। बात समझ में आ गई चीज। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे कि राउंड का नियम क्या होता है। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लिख के समझा देते हैं एक बार और। साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। माने किसी भी साम्यावस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं राउल के नियम की, क्योंकि बगैर इसके हम समझ नहीं पाएंगे आपको कि राउल का नियम और ना ही आपको समझ में आता, तो बेहतर है कि समझ लिया होगा आप लोगों ने इसको। अब बात करते हैं कि राउल का नियम कहता क्या है, कैसे समझते हैं इसको। आइए जानते हैं इसको हम कि राउल का नियम क्या होता है। जानते हैं राउल के नियम की बात। सबसे पहले राउल का नियम समझने के लिए हम लेंगे दो पात्र लेंगे और इन पात्रों को हम किसी के माध्यम से ढकेंगे। दूसरा भी पात्र लेंगे हम, इसको भी मैंने ढका। अब इन दोनों पात्रों में हम लेते हैं, यहां लिया मैंने द्रव एक, इसमें लिया मैंने दूसरा द्रव 2। जब द्रव 1 ले लिया, इसमें द्रव 2 यहां ले लिया, तो हम जानते हैं कि जब द्रव 1 होगा तो ये द्रव 1 है, तो ये इसकी वाष्प बनेगी तो यहां एकत्र होगी। अब यहाँ एकत्र होगी तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहाँ पर ये सतह पर दाब डालना शुरू कर देगी। अब लेकिन बात ये समझना ध्यान से, जब द्रव 1 है तो द्रव 1 केवल द्रव 1 ही तो है ना, तो द्रव 1 की तो वाष्प बनेगी। जब द्रव 1 की वाष्प बनेगी तो जो वाष्प होगी वो दाब डाल रही है,
वो दाब क्या होगा, शुद्ध होगा क्या शुद्ध होगा, तो हम जानते हैं शुद्ध होगा। क्यों शुद्ध होगा, क्योंकि केवल हमारे पास द्रव एक है, किसी का मिश्रण नहीं है। मिश्रण होता तो हम कहते हैं कि किसी एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, लेकिन जब केवल द्रव एक है तो कहेंगे कि द्रव एक का ही तो क्या होगा, हमारा वाष्प दाब होगा। अब वही वाष्प दाब, ये जो वाष्प बन रही है एक की, वो क्या कर रही है, इस पर दाब डालेगी और कैसा दाब होगा, शुद्ध होगा। तो शुद्ध वाष्प लिखेंगे यहाँ पर, द्रव एक का शुद्ध वाष्प दाब मान लेंगे P1 नॉट। P1 नॉट माने 1 बोला तो द्रव एक का है, P माने वाष्प दाब, नॉट माने शुद्ध, तो ये क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है किसका, द्रव एक का। इसी प्रकार जब हमारा दूसरा आया, और दूसरा आया तो दूसरे की द्रव की क्या होगी, वाष्प बनेगी। तो यहाँ वाष्प बन रही है, यहाँ वाष्प बनेगी। जब वाष्प बनेगी तो वाष्प बनने के बाद जब सामवस्था स्थापित होगी तो ये भी क्या होगा, हमारा दाब डालेगा इस पर। जब इसने इस पर दाब डाला तो ये द्रव केवल दो ही है, तो जब द्रव केवल दो ही है तो इस पर डाला गया दाब जो होगा वो भी शुद्ध होगा। किसका होगा, द्रव दो का होगा। तो क्या लिखेंगे, द्रव दो का शुद्ध वाष्प दाब, इसको बोला हमने क्या, P2 नॉट। माने यहाँ जो P2 नॉट है वो हमारा द्रव दो का शुद्ध वाष्प दाब हुआ। अब क्या होगा कि अब हम पढ़ ही रहे हैं राउल का नियम, किसके लिए आया था, द्रव के लिए। माने एक इसमें हमारा विलय है, दूसरा हमारा विलायक, लेकिन दोनों किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अब इन दोनों को मिलाते हैं, द्रवों को दोनों को मिलाने का क्यों बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। तो एक पात्र फिर से ले लेते हैं, जब पात्र लेंगे हम फिर से एक और, तो इन पात्र में फिर से ढकेंगे किसी माध्यम से हम। अब इसके अंदर द्रव एक भी आएगा, द्रव दो भी आएगा। अब जो द्रव हमारा भरा हुआ है यहाँ पर, इस द्रव में द्रव हमारा एक भी है और द्रव हमारा दो भी है, क्योंकि दोनों मिलाया है ना, द्रव एक भी है, द्रव दो भी है। अब द्रव एक द्रव दो का वाष्प बनेगी तो वो वाष्प दोनों की होगी, वाष्प बन गई। जब वाष्प बनेगी दोनों की तो दाब डालेंगे दोनों लोग, तो यहाँ ये दाब डालेंगे इन पर। अब लेकिन जो दाब आ रही होगी, अब वो दाब हमारी शुद्ध तो नहीं होगी, कारण क्योंकि यहाँ पर द्रव जो है वो दो हैं, यहाँ पर अलग अलग थे, यहाँ मिश्रित करा, मिश्रण बनाया, विलयन बनाया, तो यहाँ पर दाब क्या होंगे, अलग अलग आएगी दोनों की दाब। तो अब हम क्या कहेंगे, तो द्रव एक, क्योंकि ये बन गया हमारा विलयन, तो बोलेंगे द्रव एक में विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसको कहेंगे हम P1। अब द्रव दो की बात करें तो द्रव दो में क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, P2 होगा। माने द्रव एक के लिए विलयन का वाष्प दाब P1 होता है, द्रव दो के लिए विलयन का वाष्प दाब P2 माना हमने। अब हम बात यहाँ आती है, तो मान लिया कि अगर द्रव एक लगाएगा तो उसको P1 कहेंगे, अब शुद्ध तो नहीं कहेंगे क्योंकि विलयन हमारे पास है। द्रव दो लगाएगा वाष्प दाब तो कहलाएगा द्रव दो, विलयन का वाष्प दाब P2 के लिए कहेंगे। लेकिन अब हम बात यहाँ आती है, जो नियम वो कहता है वो क्या कहता है, सुने ध्यान से, कि अगर हम सपोज करो, अगर हम आपसे कह दें कि इस विलयन में बताएं द्रव एक का वाष्प दाब ज्यादा है कि द्रव दो का वाष्प दाब ज्यादा है, तो आप कैसे बताओगे, तो आप ऐसे बताओगे कि कैसे पता कर पाओगे कि किसका वाष्प दाब ज्यादा। तो सिंपल बात आ रहेगी हमारी कि उसका विलयन में वाष्प दाब ज्यादा होगा जिस विलयन का या जिस द्रव की मात्रा ज्यादा होगी। अगर यहाँ पर द्रव एक ज्यादा मात्रा में है तो द्रव एक की वाष्प ज्यादा बनेगी और वह वाष्प दाब डालेगा ज्यादा। अगर द्रव दो ज्यादा हुआ इसमें हमारा तो द्रव दो की वाष्प बनेगी ज्यादा, तो वाष्प दाब भी डालेगा ज्यादा। इसका मतलब सिंपल सी चीज आई कि जिस द्रव की मात्रा ज्यादा होगी वह द्रव हमारा उतना अधिक वाष्प दाब डालेगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम कहें P1 है, P1 माने द्रव एक की विलयन का वाष्प दाब जो है वो ज्यादा तब होगा यदि उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। मात्रा बोले तो x1 कह दिया हमने, x1 कह सकते हैं हम, x1 बराबर द्रव एक का मोल प्रभाज, मतलब मात्रा से है ना, और x2 कह दिया हमने द्रव 2 का मोल
प्रभात, माने ये दोनों क्या है, मात्रा है। ये द्रव x1 की मात्रा मान ली, द्रव 2 की मान ली हमने x2 की मात्रा। तो माने बोला कि अगर द्रव एक का जो वाष्पदाब का ज्यादा होगा तो डिपेंड करता है उसकी मात्रा पर। मात्रा क्या है द्रव की x1, तो अगर ये ज्यादा होगा तो इसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कम होगी मात्रा तो इसका वाष्पदाब भी क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल कह सकते हैं इसको हम इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखें तो P1, ये साइन हटता है, इक्वल आएगा, हटने पर क्या आएगा, P1 नॉट x1। तो ये हमारा P1 के लिए आया है। क्या आया, तो सिंपल लैंग्वेज समझना, ये क्या है हमारा विलयन के, द्रव एक के विलयन का वाष्पदाब है। तो डिपेंड करता है किस पर, द्रव एक की मोल व्यवहार्य मात्रा के समानुपाती होता है। दोनों ने कहा कि अगर द्रव एक की मात्रा ज्यादा होगी तो द्रव एक का वाष्पदाब भी ज्यादा होगा। अगर द्रव दो की विलयन की मात्रा ज्यादा होगी तो इसका वाष्पदाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जो डिपेंड करता है किस पर, केवल मात्रा पर। जिसकी मात्रा ज्यादा यानी जिसका मोल प्रवाह ज्यादा, उसका वाष्पदाब भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो वही कंडीशन यहाँ भी ले लें। तो यहाँ पर क्या आएगा, P2 हटेगा, ये तो इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा हमारा, नेतम इसको बोलते हैं हम। तो आएगा P2 नॉट, यहाँ P2 के लिए निकाला P2 नॉट, और हमारा हो जाएगा यहाँ पर x2। तो ये दूसरा हमारा किसके लिए आया, द्रव दो के लिए निकाला हमने क्या, वाष्पदाब। अब बात करते हैं, पूछ सकता है कि कुल विलयन का वाष्पदाब, जो डाउट कहता है वही समझते हैं। अब कहता है कुल विलयन का वाष्पदाब, तो कुल की बात करें तो कुल विलयन का वाष्पदाब, जब कुल की बात करें तो कुल होता हमारा, मान लेते हैं P टोटल, या आप कह सकते हो PS, चाहे P टोटल कह सकते हो चाहे PS बोले तो कुल वाष्पदाब विलयन का। तो विलयन का कुल वाष्पदाब ये है, चाहे T से टोटल होता है हमारा, तो कुल वाष्पदाब कह सकते हो PT को, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। तो PT बराबर क्या होगा, तो कुल वाष्पदाब माने कुल विलयन का, कुल मतलब क्या होगा, ये वाला भी प्लस ये वाला भी, माने दोनों वाष्पदाब लिखेंगे P1 प्लस P2। और ऊपरी इसको दिखाएं हम तो P टोटल इक्वल P1 क्या है हमारा, P1 नॉट x1 है, तो P1 नॉट x1 प्लस P2 क्या है हमारा, P2 नॉट x2 है हमारा। तो ये हमारा होता है क्या, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला। अब देखो क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ देखिए सामने। वो कहता है PT क्या है, PT है विलयन का कुल वाष्पदाब। P1 क्या है, P1 है द्रव एक का वाष्पदाब, P2 क्या है, द्रव दो का वाष्पदाब। तो सिंपल लैंग्वेज क्या हुई कि सुनो ध्यान से, निश्चित ताप पर किसी भी दो या दो से अधिक, चाहे दो द्रव हो ज्यादा हो, निश्चित ताप पर किसी भी दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण का या विलयन का कुल वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलयनों के आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर होता है। माना जिस चीज से बना होगा, द्रव एक का होगा, द्रव एक का वाष्पदाब होगा हमारा P1, द्रव दो होता तो P2, द्रव तीन होता P3, द्रव फोर होता P4। तो इन सब का जो कुल वाष्पदाब होता, माना वाष्पदाबों का जो योग होगा वो कहलाएगा कुल वाष्पदाब। फिर सुन एक बार और, स्थिर या निश्चित ताप पर किसी भी दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण से बनने वाले विलयन का कुल वाष्पदाब उस मिश्रण में या उस विलयन में उपस्थित आंशिक वाष्पदाब, जो P1 P2 आंशिक वाष्पदाब है, तो आंशिक वाष्पदाब या अवयवों के वाष्पदाब, अवयव में कौन सा, द्रव एक है द्रव टू, तो अवयवों के वाष्पदाब के योग माने प्लस योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं हम राउल्ट का नियम। लास्ट टाइम्स और सुन लें, एक बार फिर समझ लेते हैं। किस बोला क्या उसने कि निश्चित ताप पर राउल्ट के नियम के अनुसार, निश्चित ताप पर राउल्ट के नियम के अनुसार दो या दो से अधिक द्रवों के मिश्रण से बनने वाले विलयन का कुल वाष्पदाब उस विलयन में उपस्थित अवयव के वाष्पदाबों के या आंशिक वाष्पदाबों के योग के क्या होता, बराबर होता। इसे कहते हैं हम राउल्ट का नियम। लिख के दिखा देते हैं एक बार हम, बताते इसको हम, इसकी लैंग्वेज लिख सकते हो आप, बताते इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। फिर इसके हम ये ऊपर लिख देते हैं लैंग्वेज। राउल्ट के नियम अनुसार
निश्चित ताप पर 2 या 2 से अधिक द्रवों के मिश्रण से बनने वाली विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित अवयवों की वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं हम राउल्ट का नियम। तो समझ एक बार और बोला हमने यही है कि राउल्ट के नियम अनुसार निश्चित ताप पर 2 या 2 से अधिक द्रवों के मिश्रण से बनने वाले विलयन का कुल वाष्प दाब जो होता है वो उसमें उपस्थित अवयव बोले तो द्रविक द्रव दो अवयव के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं हम राउल्ट का नियम। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आए एक बार रिवाइज करेंगे, 100% आएगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं आपसे। अब आइए समझते हैं कि राउल्ट का नियम जो हमारा है, जो हम कह सकते हैं, इसको दिखाया हमने ओपनली, तो राउल्ट का नियम हमारा ये कहलाता है वो आखिर किस प्रकार से बनाता है विलयन। तो राउल्ट के नियम से बनते हैं 2 प्रकार से विलयन हमारे। एक होता है राउल्ट के नियम से एक हमारा बनाएगा आदर्श विलयन और एक होगा अनादर्श विलयन। आइए समझते हैं कि आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। बताते हैं इसको, फिर समझते हैं। आदर्श विलयन की बात करेंगे हम और अनादर्श की बात करेंगे। आइए बात करते हैं आदर्श की एवं अनादर्श की। तो ध्यान रखेंगे, पहला हम बात करेंगे आदर्श विलयन की, आदर्श विलयन। और फिर बात करते हैं इसके बाद अनादर्श विलयन की। एक हमारा आदर्श विलयन है और एक हमारा अनादर्श विलयन है। अब बात आदर्श विलयन की आती है कि आदर्श विलयन होता क्या है हमारा। आदर्श विलयन का मतलब है कि ऐसे विलयन जो सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उन्हें कहलाएंगे आदर्श विलयन। तो बोला हमने क्या, ऐसे विलयन, बोला हमने क्या कि ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं तो राउल्ट का नियम था वो हमारा ये था, P1 = P1 नॉट x1